तो स्वागत है सर, बैठिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं और सुरेश खन्ना और विधायकों में से एक हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सत्ता हो या विपक्ष, हर जगह सुरेश खन्ना का सम्मान सर्वप्रिय रहता है और ये इसलिए क्योंकि सुरेश खन्ना हर गरीब के साथ खड़े रहते हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक रूप से आज जो उत्तर प्रदेश को आप मजबूत देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जाए तो सुरेश खन्ना जी का है। इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सुरेश खन्ना जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक बार फिर से तालियों से जरा स्वागत करें, अभिनंदन करें। और चलिए अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैं अपने सहयोगी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जयप्रकाश शर्मा जी, प्लीज आप आइए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री के साथ। शुक्रिया दिवाली। तो देखिए, एक खास मंच सजा है और ये नवाबों के शहर लखनऊ में हमारा मंच है। और जैसा कि आपने प्रोग्राम देख लिया होगा, नेक्स्ट जनरेशन, हम बात करेंगे उस पीढ़ी की जिस पीढ़ी ने संघर्ष किया और एक मुकाम तक पहुंची। हम बात उस पीढ़ी की करेंगे जो नए दौर में है, जिसके लिए नई चुनौतियां हैं और वो अपनी पुरानी पीढ़ी की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाकर जा रही है। और हमारे साथ हर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य सेक्टर से, शिक्षा के क्षेत्र से, तमाम सेक्टर से, रियल सेक्टर से भी हमारे साथ है। और आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान हैं और जिस तरह हमारी सहयोगी दीपाली ने उनका परिचय करा दिया, मुझे परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, पहचान के वो मोहताज नहीं है। 9 बार से लगातार जनता उनको शाहजहाँपुर से विधायक बनाकर भेज रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, जनता का प्यार। और देखिए, खजाना इन पर ही है, खजाने की चाबी, खाता भाई यूपी का आपके ही पास है सर। तो सर, चर्चा की शुरुआत, सबसे पहला मेरा सवाल कि अभी हाल ही में अनुपूरक बजट आया, केंद्र सरकार का भी बजट आया, कितना विकास के रफ्तार देने वाला है अनुपूरक बजट यूपी को, और साथ ही साथ जो केंद्र की तरफ से भी यूपी को बजट मिला है वो कितना रफ्तार बढ़ाएगा यूपी के विकास को? सर माइक सर प्लीज माइक। अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो समझ लीजिए कि सारी स्थिति ठीक है, क्योंकि आर्थिक पहलू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। जहाँ तक केंद्र सरकार के बजट का ताल्लुक है, हमारा बजट वो अच्छा माना जाता है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। 11 लाख करोड़ रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार ने अपने बजट में रखा है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने भी अपने बजट में रखा था। इस बार जो मैं अनुपूरक लाया लगभग 12,000 करोड़ रुपए का, उसमें भी मेजर पार्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है। ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ संपत्तियों का सृजन भी इसी से होता है और जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है तो सेवाओं और वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जब बाज़ार में मांग ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री का पहिया तेज घूमता है और जब इंडस्ट्री का पहिया तेज घूमता है उसके लिए फिर से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। तो ये मेरी पूरी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है जैसा कि अपेक्षा की जाती। सर, आपने रोजगार का जिक्र किया। रोजगार यूपी के लिए एक बड़ा इशू है। आपने भी देखा कि चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। अब जो आपने अनुपूरक बजट पेश किया, केंद्र सरकार की तरफ से यूपी को जो बजट मिला, वो रोजगार के कितने रास्ते खोलेगा? क्योंकि करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, लाइव आपको सुन रहे हैं, वो ये जरूर जानना चाहेंगे, खासकर यूपी के युवा, कि हमारे लिए रोजगार कब मिलेगा? क्योंकि मैं बहुत जगह ग्राउंड पर गया, बहुत सारे चुनावी शोज किए, तो युवा की जुबान पर यही है कि ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। कोई भी सरकार हो, सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते जितनी की मांग होती है, जितनी अपेक्षा होती है। हमने जब से योगी सरकार आई है तब से 6.5 लाख लोगों को
सरकारी नौकरी दी और रोजगार मेलों के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युद्धमी रोजगार योजना जो इस बार हम लाए हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का हमने प्रोविज़न किया था, जिसमें खास तौर से अगर कोई व्यक्ति हुनरमंद है, कोई हुनर जानता है, खाली जिसके अंदर जज्बा है काम करने का, जो कुछ न कुछ कर गुजारने की तमन्ना रखता है, उनके लिए भी 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण हम देने को तैयार हैं। और हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो भी कदम हम उठाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो। ये मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में ही बताया। सर, क्योंकि अब रोजगार का मुद्दा है तो पेपर लीक का मुद्दा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद एक्शन हुआ, नो डाउट, लेकिन जो युवा हैं उनके मन में ये सवाल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो हम परीक्षा दें और फिर इतनी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। वो विश्वास अब कैसे दिलाएंगे? हालांकि कोशिश सरकार पूरी कर रही है, लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्तियां निकली और उस दौरान ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हमने देखा देश के कोने कोने से युवा आए थे पेपर देने के लिए। ऐसी आस थी उनके अंदर, वो आस टूटी थी। अब फिर से परीक्षा होने जा रही है, कैसे आप इसके लिए भरोसा दिलाएंगे और कैसे उत्तर प्रदेश में और रोजगार मिल तो रहा है लेकिन उन्हें विश्वास कैसे होगा कि हाँ हमें अब रोजगार यहाँ मिलेगा? हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग मीडिया से वाबस्ता हैं जी, आपने देखा होगा इस विधानसभा के छोटे सत्र में हम एक बिल लाए थे जी जो सार्वजनिक परीक्षाओं में स्वच्छता की बात और ख़ास तौर से जो टैलेंटेड लोग हैं, जो योग्यता रखते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ अन्याय न हो, इसलिए उनको पूरी तरह से इस बात के लिए हमने कोशिश की है कि उसमें प्रोविज़न किया है। उसमें से बड़ी सज़ा का प्रोविज़न भी किया है। जी जी उसमें सॉल्वर गैंग का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसमें इन्वॉल्व रहता है किसी प्रकार के पेपर लीक में, यानी एक दिन पहले भी अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर वो जाता है और उसका जरा भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो निश्चित रूप से उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रोविज़न किया है। अगर रिपीट करता है वो इस प्रकार की संस्था या इस प्रकार का गैंग या इस प्रकार का व्यक्ति, तो उसको आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की और करोड़ों रुपए जुर्माने की व्यवस्था भी की। तो सवाल ये है कि हम दंड के प्रावधान से लोगों को उनको एहसास करा दिया है हमने कि अगर ये इस सरकार में किसी प्रकार का ऐसा कोई कदम उठाया गया या कोई सामने आता है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और आप जानते हैं कि योगी सरकार में हमने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। जिन लोगों को ये कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे, आज जनता इसी बात पर विश्वास करती है। योगी जी का ख़ास तौर से विश्वास इसीलिए बढ़ा भी है लोगों के प्रति कि जो भी कहेंगे वो करेंगे ज़रूर। सर, अभी आपने देखा पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद थोड़ी सी स्थितियाँ आई, क्राइसिस है, और उसका सर आपको लगता है कि खासकर यूपी एक बड़ा स्टेट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, चाहे इजराइल हमास की बात हो, छोटी से छोटी घटना अगर विश्व में घटित होती है तो उसका फर्क पड़ता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। हमारा एक बड़ा हिस्सा हम बांग्लादेश को सप्लाई करते थे अपने एक्सपोर्ट का, लगभग 12% का एक्सपोर्ट हमारा बांग्लादेश को होता था। जाहिर बात है कि जब वहाँ अनरेस्ट है, वहाँ पीस मेंटेन करने में भी काफ़ी समय लगेगा, तो इस पीरियड में सारी चीज़ें एकदम से ब्रेक लग जाता है तो निश्चित रूप से इसका फर्क तो पड़ता ही है। हम
लगभग 85-86% पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से लेते हैं। रशिया यूक्रेन का ये धुआं फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल के ऊपर भी और पेट्रोल के ऊपर भी सबसे कम टैक्स लगाया, सबसे कम वैट लगाया। इसलिए आज हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा डीजल की कीमत है वहाँ, हमसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है। हमने कोशिश की कि लोगों की जेब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। सर, अगर एयरपोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनाने वाला प्रदेश है, और हम गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें या हम डिफेंस की बात करें, तो आगे इसका क्या, अभी हम देखें किस तरीके से और विकास होगा इसके लिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं डेवलपमेंट के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारा डेवलपमेंट की गति फास्ट हो जाती है। और जहाँ जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो तो निश्चित रूप से उसका फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। आज एक सेफ और डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को माना जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए कनेक्टिविटी को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया। 6 एक्सप्रेसवेज, साथ ही साथ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फंक्शनल हैं आज की तारीख में, और एक अपकमिंग है जेबर, निकट भविष्य में वो भी पूर्ण होने वाला है, उसका काम भी, वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ये अपने आप में इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टर समिट हुए, उनकी क्या स्थिति है? ग्राउंड पर कितना उतार पाए हैं आप, और आने वाले वक्त में किस सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो एजुकेशन का है, रियल एस्टेट का है, उस कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये तो इन्वेस्टर की रुचि पर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, और उस ग्राउंड उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, अगर कुल उस साल का देखें तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 40 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए पूरे वर्ष में जी, और 10,80,000 करोड़ रुपए का हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की इस साल फरवरी में। तो कुल मिलाकर जो शिलान्यास हुआ वो 10,81,000 करोड़ रुपए के ऊपर शिलान्यास हो चुका है, और उसमें से भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट लगे उनमें ये वर्क स्टार्ट हो चुका। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो हमारी GSDP है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, कि उसमें एग्रीकल्चर और उससे संबद्ध विभाग प्लस मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं, और इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा स्कोप है, और इसीलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 25 सेक्टर्स की नई पॉलिसीज फ्लोट की 2022 में, और बड़े पैमाने पर इसीलिए इन्वेस्टर यहाँ पर आ भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जितना ज़्यादा योगी सरकार ने फोकस किया और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, निकट भविष्य में हमारी GSDP में और इजाफा होगा। सर, एक क्योंकि अब आपसे हम कुछ सियासी सवाल भी करेंगे, एक आध दो और अहम मुद्दे हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा जल्दी से, क्योंकि अभी एक बड़ा इवेंट आ रहा है, बड़ा टास्क है अब यूपी सरकार के लिए, महाकुंभ 2025 में। उसके लिए क्या खास तैयारी, और कोई स्पेशल बजट, अभी अनुपूरक बजट भी आया, तो उसके लिए क्या खास तैयारी की एक सफल महाकुंभ बन सके? पिछली बार का
कुंभ आपने देखा भी होगा, उसको अनुभव भी किया होगा, लोगों के कमेंट्स को भी आपने माइंड किया होगा। जितनी शिद्दत के साथ योगी सरकार ने उस कुंभ में रुचि ली और हर तरीके से लोगों के आने से लेकर जाने तक की व्यवस्था की और हर प्रकार से इस बात के लिए कोशिश की कि लोग एक संतुष्टि भाव से जाएं वहाँ से, जो भी आते हैं जिस उद्देश्य से आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। वहाँ पर ए से लेकर जेड तक हमने हर स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, हर स्तर पर यह कोशिश की है कि एक अनुभवी लोग ही उसमें लगाए जाएं। और 2019 में तो पहला अनुभव था योगी सरकार का, लेकिन अब तो सब अनुभव वाले हैं सब, इसलिए पहले से हर व्यवस्था में और इजाफा किया है। लगभग 50% व्यवस्था में और इजाफा किया पहले के मुकाबले में। पहले के मुकाबले में हम 1.5 गुना व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसलिए हर तरह से हमारी कोशिश है कि कुंभ एक बहुत सफल आयोजन हो, उससे देश और दुनिया में हमारी पहचान भी बनती है, वो तो हमारी आस्था का भी केंद्र है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे। सर, मेरा ये एक और सवाल वक्फ बोर्ड को लेकर, जो संशोधन बिल है इसको लेकर जो मुस्लिम थे उनका ये कहना था कि उनका हक छीना जा रहा है, इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा? पार्डन, मैं सुन नहीं पाया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसमें उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी संपत्ति। तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक है जी। लोगों का जिस प्रकार, देखिए मोदी सरकार और योगी सरकार ने देश की जन भावनाओं का आदर करते हुए बहुत सुधारवादी कदम उठाए। विश्वास कोई एक इवेंट पे नहीं बनता, न एक इवेंट पे बढ़ता है। विश्वास तभी बढ़ता है जब चेन ऑफ इवेंट्स हो, और एक एक करके अगर आप देखेंगे मोदी सरकार ने कितने सुधार किए, और उसमें एक ये भी है, आप देखिए बरसों तक ये समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। जरूर जब हम माहौल बदलता है, एज के साथ साथ माहौल बदलता है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ 50 साल पहले जिसको सही मानते थे, आज पूरी तरीके से उसको सही नहीं मानते, उसमें परिवर्तन मांगते हैं, उसमें किसी न किसी रूप में सुधार हो, आज की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें एडवांसमेंट हो। ये समय की मांग भी है और लोगों की अपेक्षा भी इसी के अनुरूप रहती है। आज की जो परिस्थिति में सोचते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस दिशा में चलें जो सबको सेटिस्फेक्शन हो। आज जो 3 तलाक वाला कानून बनाया, जो मुस्लिम कंट्री हैं